नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणमो गुरुजी, नमो नमः। रिहन्ताणं। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो। मङ्गलानं च सव्वेसीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण का अभ्यास यहाँ पर हम कर रहे हैं। और कल जो हमने संधि का जो नियम देखे, संधि का कुछ यहाँ पर नियम, संधि अर्थात क्या, वो सामान्य से देख लेते हैं कि स्वर या व्यंजन जब अरस परस मिलकर स्वर के साथ स्वर या तो स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, ऐसे स्वर और व्यंजन परस्पर मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार का नाम ही संधि कहा जाता है। विकार का मतलब उसमें किसी भी प्रकार की तरतमता, उसमें किसी भी प्रकार की अलग भाव, अलग रूप, जो परिवर्तन रूप, जिससे जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। और ऐसे संधि के नियम संस्कृत भाषा में संधि का स्थान उच्च स्थान है, प्रमुख स्थान है, तो इसलिए संधि का नियमों को भी जानना जरूरी है। कल हम संधि के नियम, सभी नियम समझे। आज कुछ उदाहरण देखेंगे। और ये प्रथम नंबर नियम जो है, अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार दोनों मिलकर क्या होता है कि ए, ओ, और तथा अल होता है। ये नियम हम प्रथम पाठ में भी सीख चुके हैं। प्रथम पाठ में भी इसका उदाहरण आ चुका है, वही उदाहरण देखेंगे तो नियम को समझना है। फिर से एक बार समझा देता हूँ नियम कि अवर्ण के बाद, यानी अवर्ण का मतलब होता है अ या तो फिर आ। अ और आ के बाद अगर ई वर्ण आता है, अर्थात चाहे वो ह्रस्व ई हो या तो फिर दीर्घ ई हो, तो फिर अवर्ण और ई वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है, ए होता है। उसी प्रकार अवर्ण और उसके बाद अगर उ वर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर ओ होता है। अवर्ण और उसके बाद अगर रु वर्ण आए तो दोनों मिलकर अर होता है। और अवर्ण और उसके बाद अगर लृ वर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर अल होता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। बाकी के जो खाली जगह दिया गया है वहां पर आपको इस प्रकार के उदाहरण ढूंढकर, उदाहरण ऐसे कहीं से भी ढूंढकर ये यहां पर लिखना है। तो जैसे उदाहरण जिसमें अवर्ण हो और उसके बाद उ वर्ण आया हो, या तो अवर्ण हो उसके बाद ई वर्ण आया हो, ऐसे उदाहरण हो। तो सर्वप्रथम यहां पर देखेंगे अवर्ण में सर्वप्रथम अ का ही ले लेते हैं। अ प्लस ह्रस्व ई दोनों मिलकर क्या होगा, यहां पर ए होगा। अ प्लस ह्रस्व ई ये दोनों मिलकर ए होता है। ऐसे उदाहरण जैसे कि सूर प्लस इंद्र। सूर, सूर में क्या है, र में अ है ना, क्योंकि व्यंजन हमेशा कैसे होता है, अपूर्ण, और उसके नीचे व्यंजन के नीचे हलंत आता है।
जबकि ये हलंत वाला नहीं है। इसका मतलब सूर शब्द में क्या है कि सूर शब्द में अ है। और उसके बाद देखिए तुरंत क्या आया है, ई आया है, यानी सूर प्लस इंद्र, यहां पर जो दिया गया सूर प्लस इंद्र, अ प्लस ई, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ए बन चुका है। ये दोनों मिलकर ए बनता है, या इसीलिए यहां पर संधि क्या हुई, सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र, ये सुरेंद्र। उसी प्रकार दो और उदाहरण लिखना है। कौन सा उदाहरण आएगा, जैसे एक दो में करा देता हूं, बाकी का आपको ढूंढ कर लाना है। जैसे नर प्लस इंद्र क्या होगा, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। उसी प्रकार जीन प्लस इंद्र जिनेन्द्र। ऐसे भी बहुत सारे, सिर्फ इंद्र शब्द लेना ही जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे आएगा। अभी वाक्यानुवाद में जब आदि देखेंगे तब भी बहुत सारे आने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर दो और इस प्रकार से ढूंढ कर लिखना है। यानी अ प्लस ह्रस्व ई किए तो फिर क्या हुआ, इसका ए हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर अ प्लस, इसी प्रकार अ प्लस दीर्घ ई, यहां पर देखिए अ प्लस दीर्घ ई, इसको ले लेते हैं। अ प्लस दीर्घ ई, तो ये दोनों मिलकर भी क्या होता है, ए होता है। अ प्लस दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर भी ए हुआ है। कैसे, तो यहां पर देखिए परम प्लस ईश्वर, तो ईश्वर में ई कैसे है, दीर्घ ई है। तो परम प्लस ईश्वर दोनों मिलकर ए हो गया। क्या बना संधि, परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। उसी प्रकार देव प्लस ईश क्या होगा, देव प्लस ईश देवेश। तो इसी प्रकार का उदाहरण, यानी अ वर्ण के बाद ई वर्ण आया है। और भी उदाहरण यहां पर अगर देखा जाए कि अ के बाद ह्रस्व, आ के बाद अब ह्रस्व ई आए तो फिर क्या होता है, आ के बाद ह्रस्व ई तो भी ये होता है। जैसे कि तथा प्लस इति, तथेति। उसी प्रकार आ के बाद अब ह्रस्व दीर्घ ई आए तो भी ए होता है। आ के बाद दीर्घ ई आया तो ए होता है। जैसे लंका प्लस ईस, लंकेश। तो ये क्या हुआ, अ वर्ण के बाद अगर ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रम क्या होता है, ए होता है। उसी प्रकार अ वर्ण के बाद अगर उ वर्ण आए तो भी क्या होता है, तो ओ होता है। जैसे अ प्लस उ बराबर ओ, तो पर प्लस उपकार, पर में अ, उसके बाद आया है उपकार का उ, ये दोनों मिलकर ओ हो गया। अर्थात क्या बनेगा, परोपकार। उसी प्रकार परमोपकार ऐसे भी होगा, परम प्लस उपकार परमोपकार, ऐसे भी होता है। उसी प्रकार आ प्लस दीर्घ उ, तो अ प्लस दीर्घ उ, अ प्लस दीर्घ उ करेंगे तो भी ओ होगा। जैसे भाव प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, भावोर्मी। भाव प्लस उर्मी क्या होगा यहाँ पर, भावोर्मी। आ के साथ देख लेते हैं, तो आ के साथ यहां पर देखेंगे आ प्लस ह्रस्व तो भी ओ होता है। जैसे गंगा प्लस उदकम क्या हो जाएगा, गंगोदकम। अब गंगोदकम शब्द है तो उसमें कितना शब्द छुपा हुआ है, दो है। कौन सा, गंगा और उदक। उदक का मतलब, उदक का मतलब होता है पानी, यानी गंगा और पानी, यानी गंगा का पानी। जब ये यहाँ पर समास होगा गंगायाः उदकम इति गंगोदकम, तो वहां पर क्या हो गया, यहाँ पर संधि हो चुका है। अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर ओ हो चुका है, इसलिए यहाँ पर गंगोदकम। फिर आ प्लस दीर्घ उ करेंगे तो भी ओ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे महा प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, महोर्जा। महा प्लस ऊर्जा क्या होगा यहाँ पर, महोर्जा। यानी अवर्ण के बाद अगर उ वर्ण आए तो फिर दोनों मिलकर ओ होता है। उसी प्रकार अवर्ण के बाद अगर रु वर्ण आए तो फिर अर होता है। जैसे अ प्लस ह्रस्व रु यानी अर होता है। देव प्लस ऋषि क्या होगा, देवर्षि।
देव प्लस ऋषि देवर्षि हुआ है। अब यानी आगे देखेंगे तो अ प्लस दीर्घ रू तो भी ये और होता है, जैसे सर्व प्लस रुकार, यानी क्या होगा, एक यहाँ पर एक रेपकार रह गया, यहाँ पर एक रेपकार होगा, क्या होगा, सर्वरकार। आप सब में जो पीडीएफ है उसमें वो चेंज कर लीजिएगा, सर्व प्लस रुकार क्या होगा, सर्वरकार, यहाँ एक रेपकार होगा यानी सर्वरकार। अब आ प्लस रू का देखेंगे तो आ प्लस रू के लिए तब भी क्या होता है, और होता है, जैसे महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि, महा प्लस ऋषि अर्थात महर्षि। आ प्लस दीर्घ रू तो भी और होता है, शिल्पा प्लस रुकार यानी शिल्परकार, यहां भी शिल्परकार हुआ। अब अ प्लस रू हसल रू तो उसका भी यहां पर देखेंगे तो अ प्लस हसल रू का अगर देखे तो उसका उदाहरण यहां पर है, देखिए जीन प्लस लुकार अर्थात जिनलकार, जीन प्लस लुकार यानी जिनलकार। आ प्लस हसल रू तो यहां पर देखिए आशा प्लस रुकार आसलकार। अब अ प्लस दीर्घल रू तो अ प्लस दीर्घल रू का उदाहरण यहां पर देखेंगे, गज प्लस रुकार गजलकार। आ प्लस दीर्घल रू तो आ प्लस दीर्घल रू के लिए देखिए यहाँ पर माया प्लस रुकार मायलकार। अर्थात जो नियम हम देखे थे कि अ वर्ण के बाद अगर ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर ए होता है, अ वर्ण के बाद अगर उ वर्ण आए तो दोनों मिलकर ओ होता है, अ वर्ण के बाद अगर रू वर्ण आए तो दोनों मिलकर अर होता है, अ वर्ण के बाद अगर रू वर्ण आए तो दोनों मिलकर अल होता है। इसमें इतना ध्यान रखना है कि अ वर्ण पहले होना चाहिए और उसके बाद ही ई वर्ण उ वर्ण रू वर्ण या तो फिर लृ वर्ण होना चाहिए। इसको उल्टा नहीं करना है कि पहले लृ वर्ण हो और उसके बाद अ आए, तब नहीं होता है। पहले ई वर्ण हो और उसके बाद अ वर्ण आए तब ये ए ओ और अल नहीं होता है। उसके लिए संधि आगे का जो अस्सा स्वर वाला जो नियम देखे थे उस नियम से वहां पर अगर पहले ई वर्ण हो और उसके बाद अगर अ वर्ण आए तो वहां पर ई वर्ण का य हो जाता है, तब ये संधि का नियम यहाँ पर नहीं लगता है। इसके लिए पहले अ वर्ण आना चाहिए और उसके बाद ही ई वर्ण अगर आए तब ही दोनों मिलकर ए होता है। अ वर्ण के बाद अगर उ वर्ण आए तब ओ होगा, अ वर्ण के बाद रू वर्ण आए तो अर होगा, अ वर्ण के बाद अगर रू वर्ण आए तो अल होगा। ये नियम। दूसरा नियम यहां पर हम देखे थे कि अ वर्ण के बाद ए या तो फिर ऐ ओ या तो फिर ओ, ये दोनों मिलकर क्या होता है, ऐ तथा औ होता है। क्या होता है यहां पर ऐ तथा औ हो जाता है। जैसे लास्ट में उदाहरण एक हम लोग देखे थे बालव जब किए थे कि बालव में अ और उसके बाद क्या आया था, ओ आया था, तो दोनों मिलकर हो चुका था बालव। उसी प्रकार के कुछ उदाहरण यहां पर देखेंगे, अ वर्ण के बाद ए आए तो ऐ होगा, अ वर्ण के बाद ऐ आए तो भी ऐ होगा। तो उदाहरण के स्वरूप में तो अ वर्ण अर्थात अ भी आ सकता है या तो फिर आ भी आ सकता है। पहले अ से स्टार्ट करते हैं, अ प्लस ए तो क्या होगा, ऐ होगा। जैसे पंच तो पंच में क्या है, अ है कि नहीं, तो पंच में यहां पर अ है। और उसके बाद क्या है, ए ते यानी ए आया है, आया है, दोनों मिलकर क्या होता है, अ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ऐ होता है। तो संधि क्या बनेगी, पंचैते, ऐ हो गया दोनों मिलकर, यानी अ वर्ण के बाद ए आया तो ऐ हुआ पंचैते। इसी तरह दो उदाहरण आपको लिखना है ढूंढकर। अब अ के बाद अब आ के बाद ए आए तो भी ऐ होता है। जैसे
सदा प्लस एव, तो सदा अंत में क्या आता है, अंत में क्या आया है आ, और उसके बाद क्या आया है एव, यानी एव का ए आया है, और आ और ए ये दोनों भी मिलकर क्या होगा ऐ होगा, अर्थात क्या होता है सदैव। हम ये शब्द बोलते रहते हैं, लेकिन कैसे ये शब्द बना वो आज मालूम पड़ा कि सदा प्लस एव सदैव, हम बोलते हैं कि सदैव तू इसी तरह से करता है सदैव, तो ये सदैव शब्द कैसे, तो ये संधि से बना है, सदा प्लस एव सदैव। अब अ प्लस ऐ, तो अ प्लस ऐ करेंगे तो भी ऐ होगा, जैसे दिव्य, इसमें क्या आया है दिव्य, अंत में अ बोल रहे हैं, दिव्य यानी अ आया है, उसके बाद ऐश्वर्यम, अ के बाद ऐ आए तो भी ऐ होता है, तो जैसे दिव्यश्चर्यम, आ के बाद ऐ आए तो भी ऐ होगा, जैसे रमा प्लस एच्छत, रमा आ आया है उसके बाद ऐ आया है, तो फिर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा रामेच्छत, रमा प्लस एच्छत, तो दोनों मिलकर यहां हो जाएगा रामेच्छत। उसी प्रकार अ वर्ण के बाद ओ आए, यानी अ के बाद ओ आए तो दोनों मिलकर ओ होता है, जैसे जन प्लस ओ कह, तो क्या बन जाएगा यहां पर जनऊ कह, जन प्लस ओ कह जनऊ कह। अब आ के बाद ओ आए तो भी ओ होगा, जैसे महा प्लस ओजस्वी, क्या होगा यहां पर महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी क्या हो जाएगा महोजस्वी। उसी प्रकार अ के बाद अगर ओ आए तो भी ओ होता है, जैसे वन प्लस औषधि वनौषधि, वन प्लस औषधि क्या होगा अ और और ओ आया है तो भी ओ हुआ वनौषधि, जैसे बाल प्लस ओ तो बालो हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पर वन प्लस औषधि क्या है ये वनौषधि। उसी प्रकार आ के बाद अगर ओ आए तो भी ओ होता है, जैसे महा प्लस औदार्यम क्या हो जाएगा महोदार्यम, अर्थात अवर्ण के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ होता है, अवर्ण के बाद ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर ओ होता है। ये नियम हम देखे थे। उसके बाद और एक नियम यहां पर देखा गया था कि समान स्वर के बाद, नियम समझिए, समान स्वर कितने हैं, समान स्वर, समान स्वर कितने आते हैं, समान स्वर है 10। कौन कौन से, अ आ रस्सई दीर्घई रस्सऊ दीर्घऊ रस्सरु दीर्घरु हस्सलरु और दीर्घलरु, यानी अ से लेकर दीर्घल रु तक के स्वरों को क्या कहा गया है समान कहा गया। तो अ से लेकर दीर्घल रु तक के स्वरों को जो समान कहा गया, तो इसीलिए यहां पर बोला गया समान स्वर, यानी समान स्वर के बाद क्या आना चाहिए स्वसमान स्वर। अब स्वसमान अपने वर्ण का ही स्व होता है, अगर अन्य वर्ण आए तब वो स्व नहीं होगा। अवर्ण और ई वर्ण ये क्या स्व है कि अस्व है, बोलिए। अवर्ण और ई वर्ण अगर देखा जाए, अवर्ण और ई वर्ण क्या है स्व है कि अस्व है, अवर्ण के बाद अगर ई वर्ण आए तो वे स्व है कि अस्व, अस्व होगा। लेकिन अवर्ण के बाद ही अगर अवर्ण आए तो स्व होगा, सही है। उसी प्रकार ई वर्ण के बाद अगर अवर्ण आए तो अस्व, लेकिन ई वर्ण के बाद ही ई वर्ण आए तो स्व होगा, सही है। तो यही बोला गया है कि समान स्वर, तो समान स्वर कितने हैं, तो समान स्वर 10 हैं। तो इन 10 समान स्वर के बाद अगर स्व समान स्वर आए, अर्थात अपने वर्ण का ही आए, पूर्व में भी अपना वर्ण और उसके बाद भी अपना वर्ण वाला आए, तो फिर दोनों में क्या है, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। तो दोनों में, इन दोनों में जो दीर्घ है
वो दीर्घ होने वाला है संधि में। यानी समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो क्या होगा, सदीर्घ होगा। एक उदाहरण के स्वरूप में यहां पर मैं लिखता हूं, उदाहरण के स्वरूप में क्या, ये समान स्वर, तो मान लीजिए ये अ क्या है, समान स्वर है कि नहीं, तो अ यहां पर समान स्वर है, तो अ के बाद समान स्वर, अ के बाद अ क्या है, समान हुआ कि नहीं, समान हुआ। अ के बाद आ, ये भी समान हुआ कि नहीं, समान हुआ। आ के बाद अ, ये भी समान हुआ कि नहीं, हुआ। आ के बाद आ, ये भी समान हुआ कि नहीं, हुआ। तो फिर यहां पर क्या बोला गया है, समान स्वर है, उसके बाद अगर समान आए तो सदीर्घ। तो अवर्ण में दीर्घ क्या है, अवर्ण में दीर्घ क्या होता है, अवर्ण का दीर्घ क्या है, कौन सा है अवर्ण में दीर्घ, अवर्ण में दीर्घ क्या है, आ है, सही है। उसी प्रकार ई वर्ण में दीर्घ क्या है, दीर्घ ई। उसी प्रकार उ वर्ण में दीर्घ क्या है, दीर्घ उ। उसी प्रकार रू वर्ण में दीर्घ क्या है, दीर्घ रू। अर्थात हम सामान्य से अगर सामान्य से अगर बोलना हो तो आ होने का कितना कारण है, चार। सही बात है। और इसी को आ अगर नहीं बोले कि दीर्घ होने का कारण कितने हैं, चार। जैसे हम पहले लगभग गणित में पढ़ चुके हैं, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस प्लस, उसी प्रकार माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, लेकिन और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस होता है ना। तो उसी प्रकार यहां भी क्या है कि अ प्लस अ बराबर क्या आएगा, अ प्लस आ, तो भी क्या आएगा, आ प्लस अ, तो भी क्या आएगा, और आ प्लस आ, तो भी क्या आएगा, तो यही जो नियम है इसी को हम नियमबद्ध किए कि समान स्वर के बाद अगर समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, स्वदीर्घ होता है। क्लियर, याद रह जाएगा। तो यही बात है यहाँ पर कि समान स्वर के बाद अगर समान स्वर आए तो स्व दीर्घ होता है। उदाहरण के लिए जैसे आ का 4 उदाहरण देखेंगे, दीर्घ ई का 4 उदाहरण देखेंगे, दीर्घ उ का 4 उदाहरण देखेंगे। तो ऐसे उदाहरणों यहाँ पर देखते हैं तो जिसमें समान स्वर के बाद समान स्वर आए, तो जैसे म तो म में क्या है, अंत में अ है, सही है, म और उसके बाद क्या है, अपराध, यानी क्या है, अ के बाद क्या आया है, तो दोनों मिलकर क्या होगा, अ प्लस अ बराबर आ होगा ना। तो फिर संधि क्या हो जाएगा, ममापराध। तो इसी प्रकार से यहाँ संधि हम देखेंगे, अ प्लस अ बराबर आ हो चुका है, तो ये ममा प्लस अपराध, ममापराध। अब अ प्लस आ करते हैं, अ प्लस आ, तो देखिए अ प्लस आ तो भी आ होगा, जीन प्लस आलयम, जीन अ है, उसके बाद क्या है, आ आया है, आलयम का आ, तो दोनों मिलकर क्या होगा, आ हो गया, अर्थात जिनालयम। उसी प्रकार से यहां पर आ प्लस अ करते हैं तो तथा, अंत में क्या आया है, आ, तथा प्लस अस्तु क्या आएगा, तथास्तु, तथा प्लस अस्तु तथास्तु। अब आ प्लस आ, तो जैसे राजा प्लस आज्ञा क्या आएगा, आ ही आएगा, यानी राजाज्ञा। यानी समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो क्या हुआ, सदीर्घ हुआ। ऐसे आ बनने का 4 कारण। अब दीर्घ ई बनने का 4 कारण देख लेते हैं। तो कभी ह्रस्वई और उसके बाद इच्छा, यानी ह्रस्वई प्लस ह्रस्वई बराबर क्या आता है, दीर्घई, यानी दीर्घई होता है। तो कभी इच्छा, कभी प्लस इच्छा, कभी इच्छा। उसी प्रकार ह्रस्वई प्लस दीर्घई तो भी दीर्घई होता है। मुनि प्लस ईश्वर क्या आएगा, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, दीर्घ हो चुका है। अब दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, तो नदी प्लस इति, नदीति, नदी दीर्घ ई है, उसके बाद इति ह्रस्व ई है,
तो दोनों मिलकर दीर्घ ई हो चुका है, नदी थी। अब दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई तो भी दीर्घ ई होता है, जैसे देवी प्लस ईप्सा, क्या आएगा, देवीप्सा, देवी प्लस इप्सा, ये देवीप्सा। उसी प्रकार दीर्घ ऊ होने का भी 4 कारण है, तो दीर्घ ऊ होने का 4 कारण यहां पर देख लेते हैं। गुरु ह्रस्व है, उसके बाद उपासना का ऊ दोनों मिलकर दीर्घ हुआ, यानी गुरुपासना, यानी गुरुपासना, गुरु प्लस उपासना इति गुरुपासना। अब ह्रस्व प्लस दीर्घ तो भानु प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भानुर्जा। अब दीर्घ उ प्लस ह्रस्व तो सश्रु प्लस उपदेश, दीर्घ उ प्लस ह्रस्व है तो क्या आएगा, सश्रुपदेश। अब दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ तो भी दीर्घ उ होता है, बधु प्लस ऊढ़ा, यानी बधूढ़ा। अब दीर्घ रू का, यानी दीर्घ रू का देखेंगे, दीर्घ रू का ह्रस्व रू प्लस ह्रस्व रू यानी दीर्घ रू होता है, जैसे पितृ प्लस ऋषभ, तो पितृषभ ये दीर्घ ऊ का निशानी है, देख लीजिए बड़ा कर देते हैं, ये जो डबल वाला है ये दीर्घ रू का निशानी है, अर्थात पितृ प्लस ऋषभ पितृषभ। अब यहां पर ह्रस्व रू प्लस दीर्घ रू तो मातृ प्लस ऋकार, तो मातृकार। उसी प्रकार दीर्घ रू प्लस दीर्घ ऐसे ह्रस्व रू तो रू प्लस ऋषभ यानी ऋषभ, दीर्घ रू प्लस दीर्घ रू प्लस ऋकार तो ऋकार। उसी प्रकार दीर्घ रू का भी 4 उदाहरण है, जैसे ह्रस्व रू प्लस ह्रस्व रू प्लस लुकार लुकार, लू प्लस दीर्घ लू जैसे गमलू प्लस लुकार यानी गमलुरकार। उसी प्रकार दीर्घ लू प्लस ह्रस्व लू प्लस लुकार तो लुकार, दीर्घ लू प्लस दीर्घ लू तो लुकार। तो ऐसे ही अ के यानी आ बनने का 4 कारण, दीर्घ ई बनने का 4 कारण, ये नियम कौन सा आया कि समान स्वर के बाद अगर स्व समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, स्व दीर्घ होता है। उसके बाद जो नियम है ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, तो ये आप ध्यान रखना। नियम क्या है कि सौ के रौ के पहले यानी 100 के रौ के पहले अ हो। अब एक एक नियम को हम फॉर्मेट बनाते जाएंगे। 100 के रौ के पहले अ हो तो यानी पूर्व पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, र आना चाहिए, और उसके बाद भी अगर कहते हैं कि अगर अ आता है तो फिर ये जो र है ये र का चेंज होकर ऊ हो जाता है, क्या हो जाता है, ह्रस्व ऊ होता है। ये नियम है कि 100 के र के पहले अ हो, और यानी ये र जो है ये किससे आना चाहिए, 100 से आना चाहिए र, यानी 100 का र बोला जाता है। यानी 100 के र, ये जो 100 के र के पहले अ हो और उसके बाद भी अगर अ आता हो तो फिर ये जो 100 का र हुआ है उसका ऊ हो जाता है। नियम यहां पर इतना ही है, उसका क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। और अभी अभी हम लोग देखे अ वर्ण ऊ होने के बाद क्या आ जाता है, अ प्लस ह्रस्व ऊ दोनों मिलकर क्या होगा, तब यहां पर दोनों मिलकर क्या होगा, अभी अभी हम लोग नियम देखे थे पहले नियम में, अ के बाद ह्रस्व ऊ आए तो फिर दोनों मिलकर ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा। अ वर्ण के बाद ऊ वर्ण मिले तो क्या होगा, ओ होगा ना। हाँ, तो क्या होगा, 100 का र का ऊ हो जाए और ऊ हो जाने के बाद उसका अ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यही नियम यहां पर देखेंगे कि 100 के र, यानी इसका मतलब पहले से जिसका र है, जो 100 से र नहीं बना है उसको नहीं लेना है। और यहां का 100 का र का मतलब कि विसर्ग के पहले अवस्था क्या है, विसर्ग से पहले की अवस्था क्या है, र होता है ना। किसका विसर्ग होता है, र का विसर्ग होता है ना, र का, यानी विसर्ग के पहले अवस्था यानी र,
यानी हम यहाँ पर क्या समझेंगे, विसर्ग मतलब क्या समझना है, र समझना है। क्या समझना है, विसर्ग का मतलब र समझना है। और उसके पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। और विसर्ग के बाद भी क्या होना चाहिए, अ ही होना चाहिए। नियम में क्या बोला गया है, सौ के रौ के पहले अ हो और फिर अ आए, यानी दोनों तरफ अ और बीच में र, अर्थात र का मतलब क्या है, विसर्ग। अगर बीच में विसर्ग आ जाए तब क्या होता है, यानी र बोलो या तो विसर्ग बोलो, तो उस र का क्या हो जाता है, ऊ होता है। और फिर ऊ होने के बाद अ के बाद ऊ आए तो फिर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ होगा। तो वही नियम यहां पर हम देखेंगे। देखिए अ प्लस र प्लस अ, तो ये र का चेंज होकर क्या हो गया, तो ये र का परिवर्तन स्वरूप वही संधि है, र का परिवर्तन स्वरूप क्या आया यहाँ पर, ऊ आया। और फिर आगे के नियम से हम देखे थे अ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ होता है। तो उसी प्रकार देखिए राम ह, अब यहाँ आप सभी को प्रश्न होगा कि यहाँ तो सौ का र तो है नहीं, अभी अभी हमने क्या बोला कि विसर्गों को क्या समझना चाहिए, र समझना चाहिए। विसर्गों को क्या समझना है, र समझना है। अब देखिए विसर्ग से पहले अ है, कहां पर है, म में अ है, सही जवाब, म में अ है, यानी विसर्ग से पहले अ आया। अब फिर एक बार देखिए विसर्ग के बाद भी अ है क्या, है क्या आया है, अपी, यानी अ आया है। तो अब हमारा नियम यहाँ पर बैठ रहा है कि नहीं, सौ के र के पहले अ और उसके बाद भी अ, आ गया यहाँ तक नियम। तो फिर क्या होता है, तो फिर बोला गया र का ऊ, यानी र का मतलब हम किसे र समझे हैं, विसर्ग को र समझे हैं ना, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब इसको ऊ कर दिए, यानी क्या हो गया, राम प्लस ऊ प्लस अपी। और अभी अभी हम लोग नियम देखे, अ वर्ण के बाद ऊ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अ और ओ ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ होगा। इसलिए क्या होगी संधि, रामो अपि। ये भी यहाँ पर संधि अभी तक संपूर्ण नहीं है, ये भी अपूर्ण है। उसके लिए और एक नियम लगेगा, तब संपूर्ण नियम हम संधि हम समझाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है, सौ के रौ के पहले अ हो और फिर भी एक बार अ आता हो तो रौ का क्या होता है, ऊ होता है। और ऊ हो जाने के बाद अ वर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर क्या होगा, ओ होगा। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। बालह प्लस अर्चति, तो बालह, इसमें सौ के रौ के पहले अ है, कहां पर अ है, ल में अ है। और सौ का रौ तो यहाँ तो कहीं रौ तो दिख नहीं रहा है, रौ कहाँ है, हाँ सही जवाब, सही, हाँ सही जवाब है कि विसर्ग मतलब क्या है, र है। हाँ, तब विसर्ग का मतलब र है, तो यहाँ पे भी बालह प्लस अर्चति, तो फिर विसर्ग का क्या होगा, हाँ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा उस समय, बालो अर्चति। उसी प्रकार सह प्लस अहम, तो सौ के रौ के पूर्व में अ है, सौ के रौ के पहले अ है कि नहीं, है। कहां पर, सौ में अ है और फिर एक बार अ आया है, तो आया है, अहम का अ आया है। तो फिर क्या होगा, र का ऊ और अ और ऊ दोनों मिलकर ओ, अर्थात क्या बनेगा, सो अहम। उसी प्रकार जैसे नमः प्लस अस्तु, तो नमः प्लस अस्तु सौ के रौ के पहले अ है। उसके बाद क्या है, तो फिर ये क्या, र का ऊ का ओ होगा। अब क्या करना है, इतने सारे उदाहरण तो देख लिए और बहुत सारे उदाहरण आने वाला है। जब कभी भी ये संधि इस प्रकार की संधि करनी है तब नियम को याद करना है, तब नियम को याद करना है। सौ के रौ के पहले अ, फिर अ आए तो फिर दोनों मिलकर क्या होता है, ऊ होता है, तो फिर र का ऊ होता है, और फिर अ वर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ होता है। इसलिए राम लालो,
क्या था यहाँ पर? रामलालः अटति, उसी का क्या बन गया? रामलालो। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, क्या करना है? नियम को याद करना है। और ऐसे नियम सिर्फ, ज्यादा नहीं, 5 पाठ की वाक्यानुवाद में अगर इस तरह से कर लें तो ये नियम जीवन पर्यंत याद रह जाएगा। यानी ये नियम को रटन करने की कोई जरूरत अब है ही नहीं, सिर्फ समझन थोड़ा सा चाहिए, ये समझना है। और समझने के बाद जब जब इस प्रकार के उदाहरण आए तब ऐसे नियम को याद करना है बारंबार। पहले याद ना आए तो सामने एक नोट रखिए, और नोट को देखते जाइए, बोलते जाइए, देखते जाइए, बोलते जाइए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, और 10 बार करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी ना। गुरुजी। लेकिन अगर हम प्रमाद करें तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्रमाद करे तो नहीं आएगा। अब बोला जाए इसी में तो सब कुछ तो है ही, दिया ही हुआ है, अब इतना ही कर लेंगे, तब हमारा ज्ञान कितना होगा? इतना ही। इतना ही। लेकिन अगर हम इसको याद करते जाएं, कहीं और शब्द मिले, इस प्रकार से हुआ है, तो उस समय क्या होगा? ज्ञान की विस्तार, यानी ज्ञान के विस्तार भी होंगे। तब तो इस प्रकार के अगर विस्तार के साथ अगर हो तो वो जीवन पर्यंत नियम याद रह जाता है। तो चलिए, गुरुजी, राम में स किधर है? क्या हुआ? राम में स नहीं है, बाल में स नहीं है, स कहाँ से लिया है? वही तो पूरा रामायण पूरा हो गया और पूछा जा रहा है कि रावण कौन है। हाँ। अभी अभी समझाए ना, सबसे पहले ही समझाए, कहाँ है? पहले ही प्रश्न किए थे कि यहाँ तो सौकारो तो दिखता नहीं है, तो सौकारो कहाँ है? तब कहाँ थे आप? ध्यान से सुना कीजिए, उस समय क्या बोले थे? विसर्ग का मतलब ही र समझना है। अब देखिए विसर्ग है कि नहीं राम हमें, तो विसर्ग को ही क्या समझना है? र। और समझ। ये यानी वो र कहाँ से आया है? सौ से बना हुआ र है कि नहीं? हाँ, 100 से बना हुआ। कहाँ से 100 से ये बना हुआ र है? मुझे समझाइए ना। हाँ गुरुजी। जिसका प्रश्न है वो समझाइए मुझे, ये 100 का र कहाँ से आ गया? ये तो पहले से विसर्ग है, 100 का र, ये 100 का र थोड़े ना है। स का र हो जाता है ना गुरुजी वो? कैसे हो जाएगा 100 का र? विसर्ग तो पहले से ही है। बस इसी में कंफ्यूज हो जाता है ना। अब बालह सिद्ध कीजिए ना, तब पता चलेगा। बालह सिद्ध बालह। कीजिए। जी गुरुजी। कैसे सिद्ध होता है बालह? 1 मिनट। अब क्या होगा? पथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई। क्या करना है? क्या? हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। अब क्या है कि पोथी में लिखा है, 2 मिनट रुको, इसमें क्या लिखा है विधि देखने दो, उसके बाद मैं बोलता हूं। ऐसे चलेगा? नहीं नहीं। तो फिर क्या करना है? याद रखना है ना, जी। पुनरावर्तन जरूरी है। इस संस्कृत में क्या चाहिए? पुनरावर्तन जरूरी पुनरावर्तन। है। इसमें मेहनत मांगता है कितना? कम से कम 1-1 घंटा इसके पीछे तो चाहिए। जो यहाँ पर सिखाया गया है, जो यहाँ पर ये किया गया है, उसका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग से पुनरावर्तन कीजिए। आपके पास प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस बुक से पुनरावर्तन कीजिए। अगर पुनरावर्तन नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। इसका मतलब आपका होमवर्क बाकी है। बाकी है ना होमवर्क? होमवर्क तो किया है गुरुजी। तो फिर कैसे कर दिए? कॉपी पेस्ट? पीछे का देख के किया है। नियम याद नहीं रहते इतने सारे। तो वही तो चाहिए, नियम याद चाहिए। ये बालह क्या है? ये कर्ता एक वचन, और कर्ता एक वचन का प्रत्यय क्या है? बस क्या प्रत्यय? स प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? कर्ता एक वचन में स प्रत्यय है। तो फिर यहाँ पर मूल शब्द क्या था? बाल। उसमें प्रत्यय क्या लगा? स। अब ये पद बन जाएगा, तो पद क्या बना? बाल। बालस। और पद के अंत में स हो तो स का
र, और पदार्थ र के बाद विसर्ग, हम क्या बोले, विसर्ग का मतलब ही र, और ये र कहाँ से आया है, सौ से आया है कि नहीं, तो ये 100 का र हुआ कि नहीं, जी जी पता चल। अब क्लियर हुआ। हाँ जी गुरुजी। तो इसी प्रकार से हम समझन पूर्वक अगर करें तो फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जी ये गुरुजी। नियम क्या बोला गया, सौ के रौ के पहले अ हो, और फिर से एक बार अगर फिर बाद में भी एक बार अ आता हो तो फिर रौ का क्या हो जाता है, रौ का क्या होता है, ऊ हो जाता है। हाँ रौ का ऊ होता है, रौ का ऊ होता है, लेकिन यहां पर तो हम लोग ओ कर दिए, कैसे ओ कर दिए, गुरु ऊ प्लस फिर वापस ओ हो हाँ जाएगा ना। ये ऊ प्लस अ नहीं, अ प्लस ऊ, हाँ ऊ प्लस सॉरी अ गुरुजी। करेंगे तो फिर उसका उल्टा संधि हो जाएगा। जी गुरुजी। क्या करना है, अ प्लस ऊ आया है, इसीलिए अ और ऊ दोनों मिलकर क्या हुआ है, ओ हुआ है। ओ क्लियर सभी को। जी गुरुजी। अब इसी प्रकार के कुछ उदाहरण यहां पर है, और कुछ उदाहरण आपको यहां पर लिखना है, अ प्लस र प्लस ऊ, इसी प्रकार के उदाहरण, अ प्लस र प्लस अ आए तो ऊ होता है, ऐसे कुछ जो खाली जगह है वो आपको भरना है। चलिए आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे वाला जो संधि के नियम है वो संधि के नियम देखेंगे। मेहनत करना जरूरी है, सिर्फ मनोरथ से कुछ भी नहीं करना है। अभी से कम इसके पीछे कितना, 1 घंटा का टाइम तो चाहिए, तब हम व्यवस्थित रूप से संस्कृत सीख पाएंगे। और संस्कृत एक ऐसी ये ग्रंथ है या तो ऐसा विषय है, अगर इसका अगर प्रैक्टिस अगर छूट जाए तो फिर हमेशा के लिए वो विस्मरण ही इधर चलेगा, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। चलिए नमो नमः, प्रणाम।